नमस्कार और गंगा एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको विधिक क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान, विधि से जुड़े हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य तथा विधिक इतिहास से संबंधित सामग्री सरल और व्यवस्थित रूप में उपलब्ध होगी। वेलकम टू गंगा एजुकेशन, योर लर्निंग पार्टनर फॉर लॉ स्टूडेंट्स। सो आज का हमारा टॉपिक बेसिकली बहुत ही क्रूशल होने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए। हम बात करने वाले हैं पुलिस डिविएंस और पुलिस करप्शन के बारे में। एग्जाम में इस पर लॉन्ग आंसर और शॉर्ट नोट्स दोनों आते हैं, तो आज इसको पूरा डीपली डिकोड करेंगे। फटाफट देख लेते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या कवर करेंगे। हम इन 6 की एरियाज पर फोकस करेंगे: डेफिनेशंस, फीचर्स ऑफ डिविएंस, 3 टाइप्स, इंडिविजुअल वर्सेस सिस्टमिक एनालिसिस, एनालिटिकल लेवल्स और फाइनली एक क्विक रिवीजन। ये पूरा स्ट्रक्चर आपके एलएलबी, एलएलएम और यूजीसी नेट एग्जाम्स के हिसाब से ही स्टेप बाय स्टेप डिजाइन किया गया है। लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, let's dive into this. Section 1, Definitions and Core Meanings. सबसे पहले इन बेसलाइन कॉन्सेप्ट्स की एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हैं। तो जब हम पुलिस डिविएंस की बात करते हैं तो बेसलाइन डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। देखिए, डिविएंस ना एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इसका सिंपल मतलब है पुलिस पर्सनल का कोई भी ऐसा बिहेवियर जो लीगल, एथिकल या प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से डाइवर्ज करता हो, अलग हो। इसमें एक छोटी सी नेग्लिजेंस से लेकर सीरियस क्रिमिनल एक्ट्स तक सब कुछ शामिल है। बेसिकली ड्यूटी के दौरान कोई भी अनप्रोफेशनल या लिटरली गलत काम डिविएंस कहलाता है। दूसरी तरफ पुलिस करप्शन एक बहुत ही स्पेसिफिक टर्म है। इसका एकदम क्लियर मतलब है अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन फॉर पर्सनल गेन और बेनिफिट। यानी जब एक पुलिस ऑफिसर अपनी पावर और अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल जानबूझकर इंटेंशनली अपने पर्सनल या फाइनेंशियल फायदे के लिए करता है, तब हम उसको करप्शन कहते हैं। यहाँ लीगल ड्यूटी का वायलेशन किसी इंटेंशनल गेन के लिए हो रहा है। सो द क्रूशल पॉइंट इस कोट को आप हमेशा हमेशा याद रखना। All corruption is deviance, but not all deviance is corruption. ये गोल्डन रूल है और लॉ एग्जाम्स में हाईली टेस्टेड मैक्सिम है। सोचो इसके बारे में। हर एक करप्ट एक्ट डिविएंस का हिस्सा जरूर है क्योंकि वो गलत है, लेकिन हर एक डिविएंस करप्शन नहीं होती। क्यों? क्योंकि बिना पर्सनल गेन के भी तो रूल्स तोड़े जा सकते हैं ना। जैसे ड्यूटी पर सो जाना, वो डिविएंस है 100%, पर करप्शन नहीं है क्योंकि वहां कोई गेन नहीं है। Alright, moving on to Section 2, Features of Police Deviance and Corruption. ये key characteristics आपके long answer questions के लिए absolutely ज़रूरी हैं, so इनको note down कर लीजिए। बेसिकली पुलिस मिसकंडक्ट के 5 मेन फीचर्स होते हैं। पहला, अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, जहां पब्लिक सर्विस के लिए दी गई पावर का डायरेक्ट मिसयूज होता है। दूसरा, इनका नेचर मोस्टली हिडन होता है। ये पब्लिकली नहीं होता है, इसलिए इनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। तीसरा पॉइंट ना काफी इंटरेस्टिंग और जरूरी है, नॉन वायलेंट बट हार्मफुल। मतलब जरूरी नहीं कि मिसकंडक्ट में कोई फिजिकल वायलेंस हो, बिना फिजिकली वायलेंट हुए भी ये इंस्टीट्यूशन को कंप्लीटली अंदर से खोखला कर देता है। चौथा, इससे सिटीजन्स का जो पब्लिक ट्रस्ट है वो ब्रेक होता है। और पांचवा, ये स्पेसिफिकली तब अकर होता है जब ऑफिसर्स अपनी ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। Right, let's jump into Section 3, 3 types of police deviance. चलिए देखते हैं कि हम इन वायलेशंस को एक्चुअली कैसे एस्केलेट और क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहला टाइप है मिसकॉन्डक्ट। ये ना कंपैरेटिवली माइनर वायलेशंस होते हैं जहां टेक्निकली लॉ ब्रेक करने से ज्यादा डिसिप्लिन ब्रेक होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पुलिस ऑफिसर ड्यूटी के वक्त केयरलेस है, प्रोसीजर्स प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर रहा या फिर किसी ऑर्डिनरी सिटीजन के साथ अननेसेसरीली रूड बिहेवियर कर रहा है, ये सिवियरली क्रिमिनल तो नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूशन की इमेज के लिए क्लियरली हार्मफुल जरूर है। फिर आता है दूसरा टाइप, जो है करप्शन। ये मिसकंडक्ट से ऑब्वियसली एक ज्यादा सीरियस लेवल है, क्योंकि यहाँ इंटेंट यानी एक गलत इरादा जुड़ जाता है, वो भी पर्सनल गेन के लिए। इसके क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं ब्राइब्स लेना, सिटीजन से पैसा एक्सटॉर्ट करना या ड्यूटी बाईपास करने के बदले में इलीगल बेनिफिट्स एक्सेप्ट करना। यहाँ पावर को लिटरली ट्रेड किया जा रहा है किसी फाइनेंशियल या पर्सनल मोटिव के लिए। और तीसरा और सच में सबसे खतरनाक टाइप है प्रेडेटरी पुलिसिंग। ये डिविएंस की एक्सट्रीम और सबसे सीरियस फॉर्म है। यहाँ पुलिस फोर्सफुली और एक्टिवली सिटीजन्स को एक्सप्लॉइट करती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं लोगों को इलीगली डिटेन करके रखना या इनोसेंट लोगों पर झूठे फॉल्स केसेस फैब्रिकेट कर देना। सोसाइटी के लिए ये सबसे ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि इस सिनेरियो में जिनको हमारा प्रोटेक्टर होना चाहिए लिटरली वही एक्टिव एक्सप्लॉइटर्स बन जाते हैं। Now, what's really interesting about this slide is हमारा Section 4,
इंडिविजुअल वर्सेस सिस्टेमिक करप्शन। यहाँ से हमारा क्रिटिकल एनालिसिस शुरू होता है, जो बेसिकली आपके यूजीसी नेट या एलएलएम एग्जाम्स के लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल है। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में ना एक बहुत ही क्लियर कॉन्ट्रास्ट है। इंडिविजुअल करप्शन का फोकस एंटायरली स्पेसिफिक ऑफिसर्स पर होता है। इसे हम बैड एप्पल थ्योरी भी कहते हैं, जैसे फोर्स में बस कोई एक ऑफिसर अकेले ब्राइब ले रहा हो। लेकिन सिस्टेमिक करप्शन कंप्लीटली डिफरेंट है। ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करता है और इसको वहाँ का इंटरनल कल्चर सपोर्ट करता है। सबसे बड़ा मेजर इंसाइट यहाँ ये है कि हमारा सिस्टम यूजुअली सिर्फ एक इंडिविजुअल ऑफिसर को पनिश करके रुक जाता है और पूरे उस करप्ट नेटवर्क को कंप्लीटली इग्नोर कर देता है। तो इस ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जब हम करप्शन को सिर्फ एक इंसान का लैक ऑफ इंटेग्रिटी या उसका पर्सनल कैरेक्टर फ्लॉ डिफाइन करते हैं ना, तो हम ऑर्गेनाइज्ड करप्शन और डीपली रूटेड स्ट्रक्चरल इश्यूज को बिल्कुल ओवरलुक कर देते हैं। अगर एक पॉलिसी या पूरा स्ट्रक्चर ही करप्ट बिहेवियर को नेचुरली अलाउ कर रहा है, तो सिर्फ एक सिंगल पर्सन के मॉरल्स को ब्लेम करने से हम उस ब्रोकन ऑर्गेनाइजेशन को कभी फिक्स नहीं कर पाएंगे। मूविंग फॉरवर्ड, सेक्शन 5, एनालिटिकल लेवल्स एंड इम्पैक्ट। एज लॉ स्टूडेंट्स हमें प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा कि ये एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी और सोसाइटी को कैसे इम्पैक्ट करता है। ये टेबल उस डेवास्टेटिंग डोमिनो इफेक्ट को बहुत एक्यूरेटली दिखाता है। पहला इम्पैक्ट एरिया देखिए, पब्लिक ट्रस्ट। ये पूरी तरह खत्म हो जाता है क्योंकि सिटीजन्स अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। फिर रूल ऑफ लॉ वीक होता है क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट बायस्ड और अनइक्वल हो जाता है। इसके बाद क्राइम कम होने की जगह उल्टा बढ़ने लगता है क्योंकि क्रिमिनल्स और करप्ट पुलिस डायरेक्टली कोलैबोरेट करने लगते हैं। और फाइनल कॉन्सिक्वेंस, पूरा जस्टिस सिस्टम फेल हो जाता है। इनोसेंट लोग अननेसेसरीली सफर करते हैं और ओपनली गिल्टी लोग ईजिली बचकर निकल जाते हैं। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि करप्शन को सक्सेसफुली रोकने के लिए ना हमें इस प्रॉब्लम को इन 3 स्पेसिफिक लेवल्स पर अटैक करना ही होगा। पहला, इंडिविजुअल लेवल, जहां ऑफिसर्स की पर्सनल ग्रीड और एथिक्स इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा, ग्रुप लेवल, यहाँ एक डेंजरस पीयर प्रेशर और एक टॉक्सिक लॉयल्टी कल्चर ऑनेस्ट ऑफिसर्स को भी चुप रहने पर मजबूर कर देता है। और तीसरा, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, जहाँ फ्लॉड पॉलिसीज और सिस्टम फेलियर्स करप्शन को स्पेस देते हैं। तो करप्शन मिटाने के लिए सिर्फ ग्रीड नहीं, बल्कि उस पीयर प्रेशर और बैड पॉलिसीज को एक साथ टैकल करना जरूरी है। Alright, time to wrap up. Section 6, Quick Revision. ये रैपिड फायर समरी आपके कॉन्सेप्ट्स को एग्जाम डे तक लॉक करने के लिए स्पेशली डिजाइन की गई है। एग्जाम में कंक्लूजन लिखते वक्त आपको इन कोर टेकअवेज को डेफिनेटली हाईलाइट करना है। सबसे पहले हमें करप्शन की डेफिनेशन को प्रॉपर्ली ब्रॉडन करना होगा। दूसरा, सिर्फ इंडिविजुअल बैड एप्पल्स को पनिश करने से काम नहीं चलेगा, हमें उससे आगे बढ़ना होगा। तीसरा, सिस्टम के डीप रूटेड इंस्टीट्यूशनल इश्यूज को ओपनली एड्रेस करना पड़ेगा। चौथा, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। और आखिरी पॉइंट, कंटिन्यूअसली एथिकल पुलिसिंग के कल्चर को प्रमोट करना होगा। याद रखिए, एग्जामिनर आपसे यही अल्टीमेट सिस्टेमिक चेंज की अंडरस्टैंडिंग आपके पेपर में एक्सपेक्ट करता है। मैं आप सबको आज इस एक लास्ट डीप एनालिटिकल थॉट के साथ छोड़ना चाहता हूँ। Is our justice system focusing too much on the bad apples while completely ignoring the barrel? क्या हम एक इंडिविजुअल को पनिश करके पूरे उस रॉटन सिस्टम को इम्प्लिसिटली प्रोटेक्ट कर रहे हैं? एज फ्यूचर लीगल प्रोफेशनल्स इस सवाल पर जरूर सोचिए। फॉर मोर सच लॉ लेक्चर्स सब्सक्राइब टू गंगा एजुकेशन। देखिए, आज हम पुलिस करप्शन को एकदम नए एंगल से समझने वाले हैं। सरफेस लेवल की बातें तो सब करते हैं, बट हम सीधा डीप रूट कॉजेस को हिट करेंगे। अगर आप एलएलबी, एलएलएम या यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स हैं, तो ट्रस्ट मी, ये एक्सप्लेनर आपके लिए एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर बनने वाला है। एक्सट्रीमली हाई स्कोरिंग टॉपिक है ये। तो बिना किसी डिले के सीधा डाइव इन करते हैं। ओके, लेट्स लुक एट द एजेंडा रियली क्विक। पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर इंडिविजुअल वर्सेस सिस्टमिक का बड़ा डिफरेंस समझेंगे, उसके बाद कोर प्रिंसिपल्स, फिर ये सिस्टम परसिस्ट क्यों करता है, रिफॉर्म्स फेल क्यों होते हैं, और फाइनली एग्जाम प्रेप के लिए एक सुपर क्विक रिवीजन समरी। लेट्स गो। सो सेक्शन 1, कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन। अपने नोटबुक्स रेडी रखिए। अगर हम सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो सिस्टेमिक पुलिस करप्शन का मतलब कोई एक या दो बैड ऑफिसर्स का केस नहीं है। इट इज बेसिकली एम्बेडेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। यानी कि इसमें इनफॉर्मल नेटवर्क्स, एक शेयर्ड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और डीप इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेस शामिल हैं। आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि ये एक अकेले इंसान की गलती नहीं है, बल्कि एक डीप रूटेड ऑर्गेनाइजेशनल इशू है जो पूरे के पूरे नेटवर्क को अपनी लपेट में ले चुका है। All right, moving on to Section 2, Individual versus Systemic Corruption. Now this brilliantly illustrates the biggest paradigm shift in modern criminology. एक तरफ आप देखेंगे ट्रेडिशनल रॉटन एप्पल्स अप्रोच,
इसमें क्या होता है, अथॉरिटीज बस कुछ डिविएंट इंडिविजुअल्स पर फोकस करती हैं, लाइक इट्स जस्ट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट। बट दूसरी तरफ है हमारी रियलिटी, रॉटन ऑर्चर्ड्स। ये टर्म फेमस क्रिमिनोलॉजिस्ट मॉरिस पंच ने हाईलाइट किया था। ये अप्रोच प्रैक्टिकली दिखाती है कि करप्शन कैसे अंदर तक एम्बेडेड है। इट्स ऑल अबाउट इनफॉर्मल नेटवर्क्स एंड शेयर्ड नॉर्म्स जो मिलकर एक पूरा करप्ट इकोसिस्टम बना देते हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये एकदम गोल्ड माइन कॉन्सेप्ट है। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? अथॉरिटीज यूजुअली बस इन्हीं रॉटन एप्पल्स को ढूंढकर पनिश करने में लगी रहती हैं। उन्हें लगता है कि बस कुछ खराब ऑफिसर्स को निकाल दो और बूम, सिस्टम ठीक हो जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है। ऐसा करने से जो एक्चुअल डीपर ऑर्गेनाइजेशनल कॉजेज है ना, वो बिल्कुल अनडिटेक्टेड रह जाते हैं। और रिजल्ट ये होता है कि ये रॉटन ऑर्चर्ड्स क्वाइटली विदाउट एनी नॉइस ऑपरेट करते रहते हैं। हिस्टोरिकल इंटरनल पुलिस स्कैंडल्स में हमने बार बार यही एग्जैक्ट पैटर्न देखा है। Let's jump into Section 3, Core Principles and Features. ओके, सिस्टेमिक करप्शन के इन 4 मेन पिलर्स को ध्यान से समझते हैं। पहला, ये कंप्लीटली नेटवर्क बेस्ड होता है, मतलब हेविली ऑर्गेनाइज्ड और कोऑर्डिनेटेड। दूसरा है नॉर्मलाइजेशन। ये इतना डेंजरस इसलिए है क्योंकि अनएथिकल प्रैक्टिसेस एकदम रूटीन बन जाती हैं। नए रिक्रूट्स आते हैं और बिना किसी सवाल के इस एग्जिस्टिंग कल्चर को ईजिली अडॉप्ट कर लेते हैं। तीसरा है प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स। यहाँ कॉलीग्स एक्चुअली एक दूसरे को शील्ड करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव वॉल बना लेते हैं और इंटरनल कंप्लेंट्स को अग्रेसिवली डिस्करेज किया जाता है। और फाइनल पॉइंट है इंस्टीट्यूशनल टॉलरेंस, जहाँ डिपार्टमेंट खुद सिलेक्टिवली लॉस को इन्फोर्स करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल कहाँ होता है? वेल, हाई रिस्क एरियाज, मोस्टली विक्टिमलेस क्राइम्स या लो विजिबिलिटी क्राइम्स वाले जोन्स होते हैं। इंडिया का एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे इलीगल गैम्बलिंग डेंस या इलिसिट लिकर ट्रेड। इन्हें लोकल लेवल पर अक्सर सॉलिड प्रोटेक्शन मिलती है। होता क्या है कि यहाँ ऑफिसर्स का ऑफेंडर्स से फ्रीक्वेंट इंटरैक्शन होता है, और क्योंकि पब्लिक ओवरसाइट ना के बराबर होती है, यहाँ ब्राइब्स और प्रोटेक्शन मनी के राइप अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं। Now what's really interesting about this slide is this 3-tier analytical framework. अगर आपको सिस्टेमिक करप्शन को जेन्युइनली इवैल्यूएट करना है तो आपको इन तीनों लेवल्स को क्लोजली देखना पड़ेगा। इंडिविजुअल लेवल पर आप ऑफिसर की पर्सनल मोटिवेशन और एथिक्स देखते हैं। उसके बाद आता है ग्रुप लेवल, जहां पीयर इन्फ्लुएंस और इनफॉर्मल रूल्स प्ले में आते हैं। और फाइनली ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, जहां लीडरशिप, पॉलिसीज और अकाउंटेबिलिटी की बात होती है। सिस्टेमिक करप्शन अपने एब्सोल्यूट पीक पर तब होता है जब ये तीनों लेवल्स एक साथ मिलकर डिविएंस को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। Okay, Section 4. Why systemic corruption persists? ये ऑर्चिड आखिर अभी तक जिंदा क्यों है? वेल, इसके काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर रीजंस हैं। सबसे बड़ा और ग्लेयरिंग इशू है इंटरनल इन्वेस्टिगेशंस का। जैसे इंडिया में हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटीज़ की हेविली कमी है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब पुलिस ही अपनी खुद की पुलिसिंग करेगी तो नेचुरल बायस तो आएगा ही, राइट? फिर आती है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, जहां डिसिप्लिनरी प्रोसेसेस इतने ओपेक होते हैं कि बाहर किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। एक और मेजर लूपहोल है नैरो डेफिनेशंस। जब हम करप्शन का मतलब सिर्फ पैसे लेने तक लिमिट कर देते हैं तो हम इन ग्रुप बेस्ड और कल्चरल फेलियर्स को एंटायरली अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। Let's just pause on this quote for a second. Loyalty over legality, informal norms override formal rules. ये लाइन लिटरली हिट करती है। ये परफेक्टली कैप्चर करती है कि कैसे एक करप्ट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एक इम्पेनेट्रेबल शील्ड का काम करता है। डिपार्टमेंट के फॉर्मल रूल्स चाहे पेपर पर कुछ भी बोलते हों, रियल लाइफ में वहाँ अपने पीयर्स की तरफ जो लॉयल्टी है वो किसी भी फॉर्मल कानून से ज़्यादा पावरफुल और इम्पॉर्टेंट होती है। Moving right along to Section 5, Impact and Failure of Reforms. अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बॉडीज की। एकेडमिक्स का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही है कि ये एजेंसीज मोस्टली इंडिविजुअल और रिएक्टिव कंप्लेंट्स पर ही फोकस करती हैं। रियलिटी यह है कि ये वॉचडॉग एजेंसीज सिर्फ उन्हीं लो लेवल एकदम विजिबल केसेस को पकड़ पाती हैं जो आसानी से सरफेस पर आ जाते हैं, लेकिन जो अंदर ही अंदर डीपली हिडन नेटवर्क्स ऑपरेट कर रहे हैं उनको ये कंप्लीटली मिस कर देते हैं, क्योंकि इनके पास प्रोएक्टिव और प्रिवेंटिव रिसोर्सेज की सख्त कमी होती है। और एग्जैक्टली इसी पॉइंट से शुरू होता है द साइकिल ऑफ फेल्ड रिफॉर्म्स। आपने नोटिस किया होगा ज़्यादातर रिफॉर्म्स सिर्फ सिंबॉलिकली इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। क्यों? ताकि पीआर ठीक किया जा सके या कोई सडन पॉलिटिकल प्रेशर इजीली हैंडल हो जाए। क्योंकि सक्सेस इस बात से इवैल्यूएट नहीं होती कि करप्शन एक्चुअली कितना कम हुआ, बल्कि इस बात से होती है कि पब्लिक में उनकी विजिबिलिटी कितनी है। इसका नेट रिजल्ट यही निकलता है, अपीयरेंस ओवर इफेक्टिवनेस। बाहर से सब एकदम ठीक लगता है, पर अंदर नेटवर्क आराम से कंटिन्यू रहता है। सो द क्रूशल पॉइंट इज, आखिर इन सब का एंड रिजल्ट निकलता क्या है? बड़ा सिंपल है, एक मैसिव इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन होता है, पब्लिक का लॉ एनफोर्समेंट पर से पूरी तरह विश्वास उठ जाता है, और सबसे डेंजरस बात, एक सॉलिड क्रिमिनल पुलिस नेक्सस बन जाता है जहां सेलेक्टिवली कानून को एनफोर्स किया जाता है।
आपको याद होगा, इसी एग्जैक्ट इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन को एड्रेस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में लैंडमार्क गाइडलाइंस दी थी, लेकिन प्रैक्टिकली उनका ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन आज भी एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। Alright, final stretch. Section 6 Quick Revision Summary. ओके, यूजीसी नेट और एलएलएम एस्पिरेंट्स, अपना ध्यान इधर लाइए और इन गोल्डन बुलेट पॉइंट्स को लॉक कर लीजिए। नंबर 1, हमेशा याद रखिए क्रिमिनोलॉजी में अब फोकस रॉटन एप्पल से हटाकर मॉरिस पुंच के रॉटन ऑर्चर्ड्स कॉन्सेप्ट ऑफ शिफ्ट करना एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। नंबर 2, सिस्टेमिक करप्शन बाय डेफिनेशन नेटवर्क बेस्ड और नॉर्मलाइज्ड होता है। नंबर 3, कभी भी इसे एनालाइज करते वक्त इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशनल, इन तीनों लेवल्स को एक साथ देखिए। और नंबर 4, इस प्रॉब्लम को इफेक्टिवली कंट्रोल करने के लिए सुपरफिशियल चेंजेस नहीं बल्कि डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और सीरियस ट्रांसपेरेंसी चाहिए, बिल्कुल वैसा जैसा प्रकाश सिंह केस में क्लियरली माइंडेड किया गया था। जाते जाते मैं आपको इस काफ़ी थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन के साथ छोड़ना चाहता हूं। अगर हम बार बार सिर्फ पुलिस पर ही डिपेंड रहेंगे कि वो जाकर पुलिस की ही पुलिसिंग करें, तो क्या हम कभी इस रॉटन ऑर्चर्ड को सच में जड़ से उखाड़ पाएंगे? इस पर थोड़ा डीपली सोचेगा ज़रूर और अपने एनालिटिकल एग्जाम्स में इस आर्ग्यूमेंट को डेफिनेटली यूज़ कीजिएगा। फॉर मोर सच हाई क्वालिटी लॉ लेक्चर्स, सब्सक्राइब टू गंगा एजुकेशन। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही हाईली रिक्वेस्टेड और क्रूशियल एग्जाम टॉपिक कवर करने वाले हैं, पुलिस कल्चर, कोड ऑफ साइलेंस और उसके कंट्रोल मैकेनिज्म्स। ओके, लेट्स डाइव राइट इनटू दिस। आज का हमारा रोड मैप आपके एलएलबी, एलएलएम और यूजीसी नेट एग्जाम्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग पुलिस कल्चर, द कोड ऑफ साइलेंस, इन्वेस्टिगेटिंग डेविएंस एंड रिस्पॉन्सेज, फ्रेमवर्क्स एंड सिस्टमिक रिफॉर्म्स और आखिर में एक क्विक रिविजन समरी। ऑलराइट, नोट्स और पेन्स रेडी रखिए। लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 1, अंडरस्टैंडिंग पुलिस कल्चर। सो ये पुलिस कल्चर आखिर है क्या? डेफिनेशन बहुत सिंपल है। इट रिफर्स टू द शेयर्ड वैल्यूज, बिलीफ्स, नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस अमंग पुलिस ऑफिसर्स। बेसिकली डिपार्टमेंट के अंदर ऑफिसर्स का आपस में बिहेव करने का तरीका, उनके इंटरनल रूल्स और उनका एक कॉमन माइंडसेट। डिविएंस या करप्शन ना अचानक से नहीं होता, इट इज़ दिस शेयर्ड कल्चर जो उसे सस्टेन करता है। इसके की फीचर्स पे नजर डालते हैं। ऑफिसर्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग ब्रदरहुड और ग्रुप सॉलिडारिटी होती है। काम के वक्त ये जरूरी भी है, राइट? लेकिन इसका एक डार्क साइड है, ये यू वर्सेस देम एटीट्यूड। ये एटीट्यूड पुलिस को जनरल पब्लिक से कंप्लीटली आइसोलेट कर देता है। उन्हें लगता है कि बाहर वाले उन्हें नहीं समझते और इस चक्कर में एक इंडिविजुअल ऑफिसर के एक्शंस उनके ग्रुप एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने लगते हैं। और यहीं से आपके एग्जाम्स का सबसे क्रूशल प्रॉब्लम निकल कर आता है। एक तरफ हैं आपके फॉर्मल लॉज यानी ड्यूटी के रिटन रूल्स, और दूसरी तरफ हैं इनफॉर्मल नॉर्म्स जो आपस के अनरिटन पीयर बिहेवियर्स हैं। रियल प्रॉब्लम यह है कि प्रैक्टिकल पुलिसिंग में ये इनफॉर्मल नॉर्म्स अक्सर फॉर्मल लॉज को ओवरराइड कर देते हैं। एज अ रिजल्ट ये कल्चर डिविएंट बिहेवियर को रिपोर्ट करने के बजाय प्रोटेक्ट करने लगता है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, द कोड ऑफ साइलेंस। मार्क दिस एज वेरी इंपॉर्टेंट अपने नोट्स में, क्योंकि एग्जामिनर्स का ये एब्सोल्यूट फेवरेट एरिया है। तो ये कोड ऑफ साइलेंस ऑपरेट कैसे करता है? वेल, इट्स एन इनफॉर्मल रूल अमंग पुलिस ऑफिसर्स नॉट टू रिपोर्ट द मिसकंडक्ट ऑफ फेलो ऑफिसर्स। प्रैक्टिकली होता क्या है कि अगर कोई ऑफिसर अपनी पावर मिसयूज करता है तो उसके कॉलीग्स पर्पसली उसकी कंप्लेंट नहीं करते, मैटर को दबा दिया जाता है, कंप्लेंट सप्रेस होती हैं और कभी कभी तो अपनों को बचाने के लिए एविडेंस तक हाइड कर दिया जाता है। लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? एक ऑनेस्ट ऑफिसर चुप क्यों रहता है? इसके 4 मेजर रीजंस हैं। पहला, फियर ऑफ रिटेलिएशन, उन्हें हरासमेंट या थ्रेट्स का डर लगता है। दूसरा, करियर रिस्क्स, जैसे प्रमोशंस रुक जाना या बैड पोस्टिंग्स मिलना। तीसरा, सोशल प्रेशर, डिपार्टमेंट में ट्रेटर या गद्दार लेबल होने का डर। एंड फाइनली द लॉयल्टी नॉर्म, यहाँ कॉलीग्स के प्रति लॉयल्टी को ड्यूटी टू लॉ से बड़ा माना जाता है। अगर कोई ये साइलेंस तोड़ता है तो उससे अपने ही डिपार्टमेंट में कंप्लीटली शन कर दिया जाता है। इस सब का अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलता है? करप्शन सिस्टमैटिक और हिडन बन जाता है। ये खामोशी करप्ट ऑफिशियल्स को एक कवर प्रोवाइड करती है, क्राइम्स डिटेक्ट होने से रोकती है और पूरे डिपार्टमेंट की इंटरनल अकाउंटेबिलिटी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती है। लेट्स मूव टू सेक्शन 3, इन्वेस्टिगेटिंग डेविएंस एंड रिस्पॉन्सेज। यहां से हमारा एनालिटिकल पार्ट शुरू होता है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि पुलिस डिविएंस को कैच करना इतना मुश्किल क्यों है? इन इन्वेस्टिगेशन हर्डल्स को ध्यान से समझिए। पहली प्रॉब्लम है वेरिएबल्स की कॉम्प्लेक्सिटी। एज, रैंक, स्ट्रक्चर सब बहुत वेरिड हैं। फिर आता है लैक ऑफ रिलायबल डेटा, क्योंकि अंडर रिपोर्टिंग बहुत होती है। पर सबसे बड़ा फ्लॉ है इंटरनल बायस। जब पुलिस ही पुलिस को इन्वेस्टिगेट करेगी तो प्रोसेस नेचुरली पार्शियल हो जाता है और ये पूरा सिस्टम सब्जेक्टिव पब्लिक कंप्लेंट्स पर डिपेंडेंट है।
जबकि कई विक्टिम्स तो डर के मारे कंप्लेन ही नहीं करते। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द प्रिडिक्टेबल गवर्नमेंट रिस्पॉन्स पैटर्न। आपके एग्जाम्स में ये 4 स्टेप पैटर्न एक गारंटीड मार्क फेचर है। स्टेप 1, जैसे ही कुछ एक्सपोज होता है, एलिगेशंस को इंस्टेंटली डिनाई किया जाता है। स्टेप 2, प्रॉब्लम को मिनिमाइज करके एक आइसोलेटेड इंसिडेंट बता दिया जाता है। स्टेप 3, एक इंक्वायरी कमीशन फॉर्म कर दी जाती है। और स्टेप 4, सिर्फ 1 या 2 इंडिविजुअल्स पर लिमिटेड एक्शन लेकर फाइल क्लोज। कोर इशू यही है, सिस्टम को ठीक करने के बजाय अथॉरिटीज सिर्फ इंडिविजुअल्स पर फोकस करती हैं। अब हम चलते हैं सोल्यूशन फेज की तरफ। सेक्शन 4, फ्रेमवर्क्स एंड सिस्टेमिक रिफॉर्म्स। LLM और UGC नेट एस्पिरेंट्स, पे अटेंशन, ये एडवांस कॉन्सेप्ट्स बहुत जरूरी हैं। लेट्स लुक एट द पुलिस क्राइम मैट्रिक्स अप्रोच। सिस्टम को इफेक्टिवली रिफॉर्म करने के लिए डेविएंट्स को रैंडमली अप्रोच करने के बजाय हमें एक क्लियर फ्रेमवर्क चाहिए। अगर हम इन एक्ट्स को मिसकंडक्ट, करप्शन और प्रेडेटरी प्रैक्टिसेस में क्लियरली डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। हम प्रॉपर टारगेटेड इन्वेस्टिगेशंस कर पाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट, लीगली एक्यूरेट क्लासिफिकेशन हो सकेगा। इसके साथ ही हमें चाहिए एक नॉलेज मैनेजमेंट अप्रोच। इसका मतलब है कि करप्शन डेटा को सिस्टमैटिकली कलेक्ट और एनालाइज करना, ना कि रैंडमली टुकड़ों में। इस अप्रोच से हम क्रॉस रीजनल पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो बेटर पॉलिसी डिसीजंस लेने में बहुत मदद करता है। जब आपके पास सॉलिड डेटा होगा, तभी एविडेंस बेस्ड रिफॉर्म्स प्रैक्टिकली ड्राइव किए जा सकेंगे। तो आखिर क्रूशल सॉल्यूशंस क्या हैं? ये 5 पॉइंट्स इंटरनल कल्चर को बाईपास करने का बेस्ट तरीका है। सबसे पहले, इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बॉडीज, जिन पर स्ट्रिक्टली कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना हो। दूसरा, इस खामोशी को तोड़ने के लिए विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी, मीनिंग स्ट्रॉन्ग ऑडिट्स और पब्लिक एक्सेस। एंड फाइनली, रेगुलर सिस्टेमिक रिफॉर्म्स और कंटिन्यूअस एथिक्स ट्रेनिंग। यही चीज़ें एक्चुअल ग्राउंड लेवल पर फ़र्क ला सकती हैं। I want you to treat this formula as the golden equation for your exams. Culture plus silence plus weak systems equals sustained corruption. ध्यान से समझिए, इंटरनल कल्चर डिविएंस को सपोर्ट करता है, कोड ऑफ साइलेंस उस डिविएंस को छुपाता है और बाहर की वीक ओवरसाइट सिस्टम्स उस करप्शन को रोकने में फेल हो जाते हैं। अगर आपने ये इक्वेशन अपने एग्जाम पेपर में ठीक से यूज कर ली, you will absolutely stand out. Alright, keep your energy up. हम आ गए हैं सेक्शन 5 पर, क्विक रिविजन समरी। चलिए, let's do a fast, crisp run-through of the exam keywords to lock this in your memory. Police culture क्या है? Shared informal norms. Code of silence, hiding peer misconduct. हमारा core issue क्या था? Loyalty overrides formal law. Government response कहाँ से कहाँ तक जाता है? Denial से लेकर सिर्फ limited action तक. And finally, solution क्या है? सिर्फ punishment से काम नहीं चलेगा. We need structural reform plus a massive cultural shift. जाने से पहले मैं आपके दिमाग के लिए एक बड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन छोड़ रहा हूं। कैन स्ट्रक्चरल एंड लीगल मैकेनिज्म सक्सीड विदाउट अ फंडामेंटल चेंज इन पुलिस कल्चर? इस थॉट को डीपली समझिए और अपने फ्यूचर एग्जाम आंसर्स में जरूर इंक्लूड कीजिए। आई होप आज का ये एक्सप्लेनर आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर कर चुका होगा। फॉर मोर सच लॉ लेक्चर्स, सब्सक्राइब टू गंगा एजुकेशन। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सच कहूं तो काफी फैसिनेटिंग टॉपिक पर फोकस करने वाले हैं, पुलिस डिविएंस। ये टॉपिक आपके LLB करिकुलम और UGC नेट लॉ एग्जाम्स दोनों के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है। तो हम क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स इशू को बिल्कुल सिंपल, एकदम स्ट्रक्चर्ड तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे ताकि हर कॉन्सेप्ट ना आपके माइंड में लॉक हो जाए। सो गेट रेडी विद योर नोटबुक्स, लेट्स डाइव राइट इन। ओके, सो इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम पहले बेसिक मीनिंग और उसके यूनिक नेचर से स्टार्ट करेंगे, फिर हम टाइप्स ऑफ मिसकंडक्ट देखेंगे, उसके बाद विल गेट इनटू द साइकोलॉजी, द पुलिस मेंटालिटी, और फिर पब्लिक बायस को एक सोशो पॉलिटिकल लेंस से एनालाइज करेंगे, एंड फाइनली ऑफ कोर्स एक क्विक एग्जाम रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं। सो सेक्शन 1, मीनिंग एंड यूनिक नेचर। सबसे पहले फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। आखिर ये पुलिस डिविएंस एक्चुअली होती क्या है? लेट्स फाइंड आउट, राइट? तो पुलिस डिविएंस का मतलब कोई आम सी गलती नहीं है। इस डेफिनेशन को केयरफुली नोट कर लीजिए। इट इज बेसिकली एनी मिसकंडक्ट और इम्प्रॉपर बिहेवियर बाय पुलिस ऑफिसर्स जब वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हों। यहाँ पर सबसे बड़ा कीवर्ड जिसे आपको एग्जाम में हाईलाइट करना है वो है मिसयूज ऑफ ऑफिशियल अथॉरिटी। यानी जब यूनिफॉर्म और बैज की पावर का गलत इस्तेमाल होता है ना, एग्जैक्टली तब हम उसे पुलिस डिविएंस कहते हैं।
अब देखो, एग्जाम्स में एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है इन दो टर्म्स को मिक्सअप कर देना। एक तरफ है पर्सनल मिसकंडक्ट, मतलब अगर एक ऑफिसर ऑफ ड्यूटी कोई प्राइवेट रूल ब्रेक करता है तो वो पर्सनल रॉन्ग है, राइट? लेकिन दूसरी तरफ पुलिस डिवियंस एक बिल्कुल अलग लेवल का रॉन्ग है, क्योंकि इसमें वायलेशन ऑफ ट्रस्ट और लीगल अथॉरिटी का मिसयूज इन्वॉल्व होता है, जैसे करप्शन हो गया या फिर जरूरत से ज्यादा फोर्स यूज करना, जिसे हम एक्सेसिव फोर्स कहते हैं। इट्स अबाउट अब्यूजिंग द बैज। सो आप सोच रहे होंगे कि सोसाइटी के लिए ये डिवियंस इतनी यूनिकली डेंजरस क्यों है? वेल, इसके 3 मेन रीजंस हैं। पहला, अथॉरिटी टू यूज फोर्स। पुलिस के पास लीगली फिजिकल और लीथल फोर्स यूज करने का पावर होता है। इस पावर का मिसयूज होना लिटरली सोसाइटी को डायरेक्ट रिस्क में डालता है। दूसरा है पब्लिक ट्रस्ट। देखिए, ये इंस्टीट्यूशंस लोगों के भरोसे पर ही तो चलते हैं ना। अगर मिसकंडक्ट होता है तो पूरे जस्टिस सिस्टम पर से पब्लिक का विश्वास हो जाता है। और तीसरा, लैक ऑफ इमीडिएट कंट्रोल। रियल टाइम में एक ऑफिसर के एक्शंस पर बहुत लिमिटेड चेक्स होते हैं, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई ये नॉर्मल क्राइम से काफी अलग और बहुत ज्यादा डेंजरस है। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, जहां हम इन डिविएंट बिहेवियर्स को क्लासिफाई करेंगे। LLB एग्जाम क्वेश्चंस में टाइप्स ऑफ मिसकंडक्ट पर अक्सर शॉर्ट नोट्स आते हैं, तो प्लीज इस पर स्पेशल अटेंशन दीजिएगा। मिसकंडक्ट यूजुअली 2 अलग-अलग मोटिव से होता है। पहला तो सिंपल है, सेल्फ इंटरेस्ट। ये आमतौर पर स्ट्रेट फॉरवर्ड करप्शन है, जैसे ब्राइब लेना या अपने फायदे के लिए लॉ ब्रेक करना। लेकिन दूसरा मोटिव थोड़ा कॉम्प्लेक्स और ट्रिकी है, जिसे कहते हैं नोबल कॉज मिसकंडक्ट। यहाँ ऑफिसर एक्चुअली बिलीव करता है कि वो सही काम कर रहा है, जैसे किसी क्रिमिनल का कन्विक्शन इंश्योर करने के लिए इलीगल मेथड्स यूज करना या राइट्स वायलेट करना। उनका इंटेंशन शायद सोसाइटी को सेफ रखना हो, बट तरीका पूरी तरह इलीगल होता है। ये काफी डेंजरस है, क्योंकि ऑफिसर्स मेंटली अपने इलीगल एक्ट्स को जस्टिफाई कर लेते हैं। सो ब्रॉडली स्पीकिंग, हम पुलिसिंग में डिवियंस को 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, ओवर एंथुजियास्टिक पुलिसिंग, जहां क्राइम कंट्रोल करने के चक्कर में ऑफिसर्स लीगल लिमिट्स ही क्रॉस कर देते हैं, लाइक इलीगल डिटेंशंस। और नंबर 2, करप्शन, जहां बेसिक लेवल पर अथॉरिटी का मिसयूज सिर्फ और सिर्फ पर्सनल गेन के लिए होता है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन याद रखिए, दोनों ही रूल ऑफ लॉ के लिए इक्वली हार्मफुल हैं। अब आते हैं एक फंडामेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंशियल चैलेंज पर। सोसाइटी को ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस को फोर्स की पावर तो देनी ही पड़ेगी, राइट? पर हम उन्हें इतनी पावर कैसे दें कि ऑर्डर मेंटेन हो और साथ ही ये भी इंश्योर करें कि उस पावर का अब्यूज ना हो। एक बैलेंस्ड पुलिस सिस्टम बनाना हर डेमोक्रेटिक सोसाइटी का लिटरली सबसे बड़ा चैलेंज है। सोचिए इस बारे में। इस पावर डायनामिक और मिसकंडक्ट के रूट कॉजेस को समझने के लिए हमें थोड़ा साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा। सो वेलकम टू सेक्शन 3, द पुलिस मेंटालिटी। क्योंकि देखिए, ये वाई समझना आपके UGC नेट एसेज के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। ये एक बहुत ही सिंपल मगर पावरफुल कोड है। पुलिस इक्वल्स अस एंड पब्लिक इक्वल्स देम। होता क्या है कि ऑफिसर्स लगातार स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में काम करते हैं, डेली हॉस्टाइल और क्रिमिनल एलिमेंट से डील करते हैं। इस कॉन्टिन्यूअस एक्सपोजर की वजह से धीरे धीरे उनके अंदर एक साइकोलॉजिकल स्प्लिट आने लगता है। वो खुद को पब्लिक से अलग एक एक्सक्लूसिव इन ग्रुप मानने लगते हैं। और जब ये यू वर्सेस देम वाला माइंडसेट सेट हो जाता है ना, तो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स बिल्कुल क्लियर दिखते हैं। ऑफिसर्स आम नागरिकों के प्रति बहुत सिनिकल और डिस्ट्रस्टफुल बन जाते हैं। वो सोशली और इमोशनली डिटैच्ड फील करने लगते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये डिटैचमेंट उनको सोसाइटी के अगेंस्ट हार्श या अनफेयर बिहेवियर को मॉरली जस्टिफाई करने की वजह दे देता है। उन्हें लगता है, भाई हम तो अकेले ही रूल्स इन्फोर्स कर रहे हैं इन लोगों के अगेंस्ट। नाउ पे वेरी क्लोज अटेंशन हियर। अगर एक टर्म है जो आपको क्रिमिनोलॉजी और सोशियोलॉजी ऑफ लॉ के एग्जाम्स के लिए जरूर याद रखनी है, तो वो है ये, द ब्लू वॉल ऑफ साइलेंस। डेफिनेशन ध्यान से नोट कीजिए। ये एक इनफॉर्मल, अनरिटन रूल है पुलिस कल्चर के अंदर, जहां ऑफिसर्स एक दूसरे के मिसकंडक्ट को रिपोर्ट नहीं करते। क्यों? बिकॉज ऑफ लॉयल्टी टू द यूनिफॉर्म, या डर कि बाकी ऑफिसर्स उन्हें आइसोलेट कर देंगे, या फिर प्योरली डिपार्टमेंट की रेप्यूटेशन बचाने के लिए। ये इंटरनल ब्रदरहुड लॉ से भी ऊपर हो जाती है। सो इस ब्लू वॉल का इम्पैक्ट क्या होता है? जब पुलिस खुद अपनी इंटरनल पुलिसिंग नहीं करेगी, तो एक्सटर्नल एजेंसीज के लिए उनकी डिवियंस डिटेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इस एक्सट्रीम लॉयल्टी सिस्टम की वजह से अकाउंटेबिलिटी पूरी तरह एलिमिनेट हो जाती है और सिस्टम में किसी भी तरह के मीनिंगफुल रिफॉर्म को पास करना प्रैक्टिकली ब्लॉक हो जाता है। इन शॉर्ट, ये पुलिस रिफॉर्म के रास्ते का सबसे बड़ा बैरियर है। Moving forward, let's look at the broader picture. Section 4, Public Bias and Politics.
एज लॉ स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स, आपको पुलिस डिविएंस को सिर्फ लीगल लेंस से नहीं बल्कि एक सोशियो पॉलिटिकल लेंस से भी क्रिटिकली एनालाइज करना आना चाहिए। ह्यूमन साइकोलॉजी पुलिसिंग परसेप्शन को काफ़ी स्ट्रांगली अफेक्ट करती है, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन हमेशा न्यूट्रल नहीं होता। इन ग्रुप बायस का मतलब है कि लोग नेचुरली उन ऑफिसर्स पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं जो उनके जैसे लगते हैं या उनकी अपनी कम्युनिटी से आते हैं। वहीं दूसरी तरफ आउट ग्रुप बायस के कारण लोग माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की कंप्लेंट्स को ईजिली डिसमिस कर देते हैं, क्योंकि वो उन्हें डिफरेंट मानते हैं। पब्लिक सपोर्ट का जो डिवीजन है ना, वो एक्चुअली यहीं से शुरू होता है। और इस बायस का रिजल्ट हमें सोसाइटी के रेशियल और पॉलिटिकल डायमेंशंस में साफ दिखता है। माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हिस्टोरिकली पुलिस के साथ ज़्यादा नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रिपोर्ट करती हैं, वहीं मेजॉरिटी ग्रुप्स नेचुरली लॉ एनफोर्समेंट के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स होते हैं। आप आज के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में भी देखेंगे कि सोसाइटी जनरली दो कैंप्स में डिवाइड हो जाती है। एक तरफ लॉ एनफोर्समेंट सपोर्टर्स हैं और दूसरी तरफ वो हैं जो स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी की डिमांड करते हैं। जब मिसकंडक्ट की कोई मेजर इंसिडेंट पब्लिकली रिवील होती है तो उसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट सिर्फ लोकल लेवल तक लिमिटेड नहीं रहता। ये एक्ट्स मैसिव पब्लिक प्रोटेस्ट स्पार्क करते हैं, बड़े सोशल मूवमेंट्स को इग्नाइट करते हैं और देश की पॉलिटिक्स में सेंटर स्टेज ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म का वायलेंस सिर्फ एक क्राइम नहीं है, वो डीपली रूटेड सोशल इनइक्वालिटीज़ और पावर डायनामिक्स का सबसे विजिबल सिंबल बन जाता है। ओके, तो अब हमने सारे हैवी कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं। लेट्स मूव टू आवर फाइनल एंड ऑनेस्टली मोस्ट प्रैक्टिकल सेक्शन। एग्जाम से ठीक पहले आपको क्या याद रखना है? हियर इज योर क्विक एग्जाम रिविजन। ग्रैब योर पेन्स, लेट्स लॉक दिस इन। फर्स्ट, रैपिड फायर रिकैप। अपने नोट्स के लिए इन की फ्रेजेस को रट लीजिए। डेविएंस का कोर एसेंस है मिसयूज ऑफ ऑफिशियल अथॉरिटी। ये इतना डेंजरस क्यों है? फॉर्मूला याद रखिए, पावर प्लस ट्रस्ट का कॉम्बिनेशन। इसके मेन फॉर्म्स क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट के लिए करप्शन और नोबल कॉज के लिए एक्सेसिव फोर्स। और आखिरी पॉइंट, इस डेविएंस को फ्यूल क्या करता है? पुलिस कल्चर, सोसाइटल बायस और इनहेरेंट इनइक्वालिटी। रिविजन पार्ट 2। ये साइकोलॉजिकल टर्म्स एग्जाम में ज़रूर यूज़ करने हैं। अस वर्सेस देम माइंडसेट। यही वो माइंडसेट है जो हर हार्श बिहेवियर को ऑफिसर के माइंड में जस्टिफाई कर देता है। दूसरी टर्म, द ब्लू वॉल ऑफ साइलेंस। हमेशा ध्यान रखना, यही वो इनफॉर्मल लॉयल्टी है जो स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी को रोकती है। और आखिर में अपने आंसर्स में ये ज़रूर लिखना कि पुलिस डिविएंस इज़ नॉट जस्ट अ ब्रेकडाउन ऑफ रूल ऑफ लॉ, इट इज़ अ डीपली सोशल एंड पॉलिटिकल इशू। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड। बिफोर यू गो, इस पावरफुल क्वेश्चन पर जरूर सोचेगा, क्या पुलिस डिविएंस सिर्फ स्ट्रिक्ट लॉज की कमी की वजह से है, या सोसाइटी में मौजूद डीप सोशल इनइक्वालिटीज़ का ही एक रिफ्लेक्शन है? ये एक ऐसा सवाल है जो एज ए लीगल स्कॉलर आपको कॉन्स्टेंटली एक्सप्लोर करना चाहिए। Thank you so much for joining this explainer. For more such law lectures, subscribe to Ganga Education. Students, आज का जो topic है ना, it's absolutely critical for LOB, LLM और UGC NET aspirants. आज हम इस explainer में breakdown करने वाले हैं over-enthusiastic policing, excessive force और racial profiling. ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो डायरेक्ट एग्जाम्स में तो आते ही हैं, पर ऑनेस्टली एज फ्यूचर लॉयर्स या एकेडमिक्स आपको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की ऑन ग्राउंड रियलिटी समझने में भी बहुत हेल्प करते हैं। तो अपनी नोटबुक्स तैयार रखिए, बिकॉज आज का लेक्चर लिटरली बहुत इंसाइटफुल होने वाला है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज के रोड मैप में हम जल्दी से कवर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर एंथुजियास्टिक पुलिसिंग, फिर एक्सेसिव फोर्स, उसके बाद रेशियल प्रोफाइलिंग, सिस्टमिक बायस और एंड में एक क्विक एग्जाम रिविजन समरी। Section 1. Concept of over-enthusiastic policing. नाउ अगर आप एग्जाम में ये डेफिनेशन लिख रहे हैं तो इन कीवर्ड्स पर ध्यान दीजिए। ओवर एंथुजियास्टिक पुलिसिंग लिटरली तब होती है जब पुलिस ऑफिसर्स क्राइम कंट्रोल करने के चक्कर में अपनी लीगल लिमिट्स को क्रॉस कर देते हैं। अब यहाँ एक कैच है, पुलिस का इंटेंशन शायद पब्लिक सेफ्टी हो सकता है, राइट? लेकिन लॉ कहता है कि अगर आपके मेथड्स इम्प्रॉपर या इलीगल हैं तो आपका गुड इंटेंशन उस एक्शन को लीगल नहीं बना देता। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये सीधा सीधा वायलेशन है आर्टिकल 21 का, जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी गारंटी करता है। क्रिमिनोलॉजी में ना इस एग्जैक्ट एथिकल डिलेमा को द डर्टी हैरी प्रॉब्लम कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट फॉर्मली कार्ल क्लॉकर्स ने 1980 में इंट्रोड्यूस किया था। ये नाम एक फिक्शनल कॉप कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है जो क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए रूल्स तोड़ता था। तो सवाल ये उठता है, कैन मॉरली गुड आउटकम्स जस्टिफाई इलीगल और अनएथिकल एक्शंस? क्या एक अच्छा रिजल्ट पाने के लिए गैर कानूनी तरीके अपनाना सही है,
एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में वी एक्सपेक्ट कि पुलिस क्राइम कंट्रोल करे पर स्ट्रिक्टली रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस डर्टी हैरी डायलेमा को हम ब्रॉडली 2 कॉन्फ्लिक्ट्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। पहला है लॉ वर्सेस जस्टिस। कभी कभी ना स्ट्रिक्ट लॉ फॉलो करने से लगता है कि जस्टिस डिले हो रहा है और जस्टिस जल्दी पाने की अर्जेंसी में लॉ टूट जाता है। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट है राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स वर्सेस सेफ्टी ऑफ सोसाइटी। देखिए, सोसाइटी चाहती है कि वो कंप्लीटली सेफ रहे, लेकिन क्या उस सेफ्टी के लिए किसी एक इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स को कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है? ये डेलिकेट बैलेंस मेंटेन करना ही मॉडर्न पुलिसिंग का लिटरली सबसे बड़ा चैलेंज है। सेक्शन 2 एक्सेसिव फोर्स। सो एक्सेसिव फोर्स की एक क्रिस्प लीगल डेफिनेशन क्या है? जब पुलिस अननेसेसरीली फोर्स यूज करती है या किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जितनी फोर्स रिक्वायर्ड है उससे कहीं ज्यादा फोर्स यूज करती है। स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिए कि फोर्स स्ट्रिक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, मीनिंग उतनी ही फोर्स लगानी चाहिए जितनी उस थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए जरूरी हो। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस में पुलिस पावर और यूज ऑफ फोर्स पर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी हैं ताकि ऐसी सिचुएशंस को कंप्लीटली रोका जा सके। फोर्स बेसिकली 2 मेन टाइप्स की होती हैं, नॉन लीथल और लीथल। नॉन लीथल फोर्स में आपके बटॉन्स, टेजर्स या पेपर स्प्रे आते हैं, बट ध्यान रखिए इनको सिर्फ नॉन लीथल कहा जाता है। एक्चुअली इनसे भी सीरियस इंजरी या डेथ हो सकती है। दूसरी तरफ है लीथल फोर्स, यानी फायर आर्म्स या डेडली टैक्टिक्स का यूज। लीथल फोर्स का यूज तब एब्सोल्युटली प्रॉब्लमैटिक हो जाता है जब एक्चुअल में कोई रियल थ्रेट था ही नहीं, लेकिन ऑफिसर फियर, पैनिक या पोर जजमेंट की वजह से डेडली फोर्स यूज कर लेता है। पुलिस को ना एक स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है जिससे द यूज ऑफ फोर्स कंटिन्यूम कहते हैं। ये एक स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअल अप्रोच है। सबसे पहले वर्बल कमांड्स यानी बोलकर कंट्रोल करना, फिर फिजिकल कंट्रोल यानी हैंड्स ऑन अप्रोच, उसके बाद नॉन लीथल वेपन्स और सबसे एंड में लीथल फोर्स। एक्सेसिव फोर्स तब होता है जब पुलिस इस कंटिन्यूम के स्टेप्स को डायरेक्टली स्किप कर देती है। मान लीजिए सिचुएशन सिर्फ वर्बल कमांड से हैंडल हो सकती थी, लेकिन ऑफिसर सीधा नॉन लीथल वेपन या लीथल फोर्स पर एस्केलेट कर गया, वही एक्सेसिव फोर्स कहलाता है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो अक्सर एग्जाम्स में आता है वो है नेट वाइडनिंग। इसको सोशियोलॉजिस्ट स्टैनली कोहेन ने 1985 में पॉपुलराइज किया था। इसका बेसिकली मतलब ये है कि नई टेक्नोलॉजी और टूल्स जैसे टेजर्स या पेपर स्प्रे फोर्स को अप्लाई करना बहुत आसान बना देते हैं। अब क्योंकि ये टूल्स ईजिली अवेलेबल हैं, ऑफिसर्स इनका यूज उन सिचुएशंस में भी करने लगते हैं जहां पहले शायद सिर्फ वर्बल कमांड से काम चल जाता। तो जो टेक्नोलॉजी हार्म रिड्यूस करने के लिए आई थी, उल्टा उसने फोर्स के यूज की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया। इस फिनोमेनन को नेट वाइडनिंग कहते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर एक्सेसिव फोर्स होता क्यों है? वेल, इसके मेन कॉजेज हैं हाई प्रेशर सिचुएशंस जहां क्विक डिसीजन लेना होता है, ऑफिसर का अपना फियर, लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग या एक अग्रेसिव पुलिसिंग कल्चर। लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी पर बहुत हैवी होता है। इससे न सिर्फ फिजिकल हार्म या साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है, बल्कि पब्लिक का पुलिस पर से ट्रस्ट पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। और आप ही सोचिए, जब पब्लिक ट्रस्ट खत्म होता है तो क्या सोसाइटी एक्चुअली सेफ रह सकती है? ये आगे चलकर सोशल अनरेस्ट और प्रोटेस्ट्स का कारण बनता है। सेक्शन 3 रेशियल प्रोफाइलिंग। रेशियल प्रोफाइलिंग तब होती है जब पुलिस किसी पर्सन को उसकी बिहेवियर या किसी सस्पेक्ट एक्टिविटी की वजह से नहीं, बल्कि उसके रेस, रिलीजन या एथनिसिटी के आधार पर टारगेट करती है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसे हम अक्सर कास्ट बेस्ड या रिलीजन बेस्ड प्रोफाइलिंग के रूप में देखते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 और 15 यानी राइट टू इक्वालिटी के बिल्कुल खिलाफ है। ये डायरेक्ट ओपन डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है और एकदम इनडायरेक्ट सटल बायस भी। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि प्रोफाइलिंग के अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स हैं क्या? इन 4 पॉइंट्स को अपने एग्जाम के लिए ध्यान से नोट करें। पहला, ये इक्वालिटी बिफोर लॉ के डायरेक्टली अगेंस्ट है। दूसरा, ये एक सेल्फ फुलफिलिंग साइकिल बनाता है। अगर आप एक ग्रुप को ज़्यादा टारगेट करेंगे तो वहाँ नेचुरली ज़्यादा अरेस्ट्स होंगे और फिर वही डेटा उस प्रोफाइलिंग को आगे जस्टिफाई करेगा। तीसरा, ये पब्लिक ट्रस्ट को कम्प्लीटली डैमेज कर देता है। और चौथा, ये हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी और इनजस्टिस को और डीपली रीइंफोर्स करता है। अब यूजीसी नेट का एक और फेवरेट कीवर्ड देखिए, प्रीटेक्सचुअल स्टॉप्स। ये प्रोफाइलिंग का एक बड़ा ही इनडायरेक्ट तरीका है। इसका मतलब है किसी पर्सन को एक माइनर लीगल रीजन देकर रोकना, जैसे कि गाड़ी की टेल लाइट खराब है या कोई माइनर ट्रैफिक वायलेशन हुआ है, लेकिन एक्चुअल मोटिव उस रीजन के आगे कुछ और इन्वेस्टिगेट करना होता है, लाइक सर्चिंग फॉर ड्रग्स। सरफेस पर ये कंप्लीटली लीगल लगता है, बट इसका अंडरलाइंग मोटिवेशन अक्सर बायस्ड ही होता है। तो फिर इसका ऑल्टरनेटिव क्या है?
क्रिमिनोलॉजी एक्सपर्ट स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि आइडेंटिटी बेस्ड प्रोफाइलिंग की जगह बिहेवियर बेस्ड प्रोफाइलिंग होनी चाहिए। आइडेंटिटी बेस्ड प्रोफाइलिंग में हम अपीयरेंस, कपड़े या लोकेशन देखते हैं जो प्रेजुडिस से भरा होता है, लेकिन बिहेवियर बेस्ड प्रोफाइलिंग में आप एक्चुअल सस्पिशियस एक्टिविटीज पर फोकस करते हैं, जैसे अनयूजुअल ट्रैवल पैटर्न्स या नर्वसली इधर उधर देखना। बिहेवियर पर फोकस करना ज्यादा एक्यूरेट होता है और डिस्क्रिमिनेटरी बिल्कुल भी नहीं होता। सेक्शन 4 सिस्टेमिक बायस। सिस्टमिक इश्यूज को थरली समझने के लिए पहले ओवर्ट और इम्प्लिसिट बायस का फर्क समझना जरूरी है। ओवर्ट बायस एक इंटेंशनल और ओपन डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन इम्प्लिसिट बायस ना बहुत हिडन होता है। ये ऑटोमैटिक और अनइंटेंशनल होता है। जैसे एक ऑफिसर कंप्लीटली नॉन रेसिस्ट होने का क्लेम कर सकता है, पर अनकॉन्शियसली सर्टेन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को देखकर उसकी मेंटल एसोसिएशन उन्हें एज अ थ्रेट परसीव कर सकती है, जिससे वो बिना सोचे ज्यादा डिफेंसिव या अग्रेसिव एक्ट कर सकता है। और इसी इम्प्लिसिट बायस से सिस्टम में एक बड़ा फ्लॉ आता है, जिसे हम सिस्टमिक बायस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के एरिया में पॉवर्टी ज़्यादा है। पॉवर्टी की वजह से वहाँ क्राइम का परसेप्शन ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पुलिस प्रेजेंस पर्पसली बढ़ा दी जाती है। अब जब पुलिस प्रेजेंस ज़्यादा होगी तो नेचुरली अरेस्ट्स भी ज़्यादा होंगे। ये अरेस्ट्स आगे चलकर उस कम्युनिटी को स्टेटिस्टिकली हाई क्राइम लेबल कर देते हैं। सोशियोलॉजी में इसे हम रॉबर्ट के मर्टन की सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी से भी लिंक कर सकते हैं, जहां एक बायस एक्चुअल में रियलिटी क्रिएट कर देता है। Section 5 Quick Exam Revision Summary। Okay, let's do a rapid fire revision। सबसे पहले हमने देखा ओवर एंथुजियास्टिक पुलिसिंग, जहाँ क्राइम कंट्रोल के नाम पर पुलिस अपने लीगल लिमिट्स क्रॉस कर देती है। फिर हमने पढ़ा डर्टी हैरी प्रॉब्लम, जिसे कार्ल क्लॉकर्स ने 1980 में दिया था। ये लॉ और जस्टिस के बीच का डिलेमा है। और उसके बाद एक्सेसिव फोर्स, यानी जब पुलिस सिचुएशन डिमांड करने से कहीं ज्यादा अननेसेसरी या डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्स यूज करती है। सेकेंड हाफ के कोर कॉन्सेप्ट्स पर आते हैं। नेट वाइडनिंग जरूर याद रखिएगा, प्रोपाउंडेड बाय स्टैन कोहेन इन 1985। ये होता है जब टेजर्स या पेपर स्प्रे जैसे नए टूल्स आने से बेसिकली फोर्स का इस्तेमाल बढ़ जाता है। फिर है रेशियल प्रोफाइलिंग, जहां टारगेट करना बिहेवियर पर बेस्ड ना होकर आइडेंटिटी या रेस पर बेस्ड होता है। और लास्ट में प्रीटेक्सचुअल स्टॉप्स, एक छोटा लीगल एक्सक्यूज यूज करके किसी को रोकना ताकि उसकी डीपर इन्वेस्टिगेशन या सर्च की जा सके। इन टर्म्स को एग्जाम में फर्स्ट श्योर यूज कीजिएगा। जाते जाते मैं आपको इस फाइनल सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ। हाउ कैन मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटीज बैलेंस इफेक्टिव क्राइम कंट्रोल विद द एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल सिविल राइट्स? इस बैलेंस को मेंटेन करना ही किसी भी स्ट्रॉन्ग जस्टिस सिस्टम का अल्टीमेट गोल है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी थॉट्स जरूर शेयर करें। फॉर मोर सच लॉ लेक्चर्स सब्सक्राइब टू गंगा एजुकेशन। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और लिटरली एग्जाम सेविंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, पुलिस करप्शन एंड डिविएंस। अगर आप LLB, LLM या UGC नेट लॉ टारगेट कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि ये टॉपिक कितना हाई स्कोरिंग है। आज मैं आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट इतने बढ़िया और स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझाऊंगा कि आपके नोट्स और कॉन्सेप्ट्स दोनों एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। फटाफट देख लेते हैं आज हम क्या क्या कवर करेंगे। मीनिंग, टाइप्स, कॉजेज, कंट्रोल मैकेनिज्म्स के चैलेंजेस, उनके सॉल्यूशंस और एंड में एक क्विक एग्जाम रिवीजन समरी, जिससे सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। बस सॉर्टेड। लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 1 मीनिंग ऑफ पुलिस करप्शन, अंडरस्टैंडिंग द कोर कॉन्सेप्ट। चलिए अपनी सॉलिड फाउंडेशन सेट करते हैं। तो देखिए, पुलिस करप्शन एग्जैक्टली क्या है? इट्स बेसिकली द मिसयूज ऑफ ऑफिशियल अथॉरिटी बाय पुलिस ऑफिसर्स फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट। इसमें आपको पैसे, फेवर्स या कोई भी इलीगल एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ी कैच क्या है? एग्जाम में हमेशा याद रखना, अनलाइक एक्सेसिव फोर्स जो शायद एक्सट्रीम प्रेशर या स्प्लिट सेकंड डिसीजन में हो जाए, करप्शन हमेशा इंटेंशनल और सेल्फ सर्विंग होता है। यानी ऑफिसर जानबूझकर अपने खुद के फायदे के लिए अपनी पावर का गलत यूज कर रहा है। ये फंडामेंटल डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सेक्शन 2 टाइप्स ऑफ पुलिस करप्शन, की कैटेगरीज फॉर लॉ एग्जाम्स। एग्जामिनर्स को क्लासिफिकेशंस बहुत पसंद हैं, तो चलिए इन्हें समझते हैं। ब्रॉडली इसकी 5 मेजर कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है मूचिंग, मतलब ग्रेचुइटीज, जैसे फ्री मील्स, डिस्काउंट्स या छोटे गिफ्ट्स एक्सेप्ट करना। देखने में काफ़ी हार्मलेस लगता है ना, पर दोस्तों यहीं से स्पेशल ट्रीटमेंट की उम्मीद शुरू होती है जो बड़े करप्शन को जन्म देती है। सेकंड इज क्विड प्रो क्वो, यानी समथिंग फॉर समथिंग, तुम मुझे पैसे दो मैं तुम्हारा फेवर करूंगा। थर्ड है कोल्यूजन विद क्रिमिनल्स, जहां पुलिस क्रिमिनल्स के इलीगल ऑपरेशंस को चुपचाप इग्नोर करती है या उन्हें रेड से पहले वार्न कर देती है। फोर्थ इज शेक डाउन, ये सीधा सीधा एक्सटॉर्शन है, अरेस्ट की धमकी देकर पैसे वसूलना।
और फिफ्थ, डायरेक्ट क्रिमिनल एक्टिविटी, जब ऑफिसर्स खुद थेफ्ट या ड्रग डीलिंग जैसे क्राइम्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। मूचिंग और क्विड प्रो क्वो, ये टर्म्स एग्जाम में एब्सोल्युटली मिस मत करना। अब एक बहुत ही फेमस एकेडमिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। 1972 के क्नैप कमीशन ने न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट को इन्वेस्टिगेट किया और करप्ट ऑफिसर्स को 2 मस्ट कैटेगरीज में डिवाइड किया, ग्रास ईटर्स और मीट ईटर्स। ग्रास ईटर्स वो हैं जो पैसिव करप्शन करते हैं, यानी वो खुद ढूंढने नहीं जाएंगे, पर अगर किसी ने ब्राइब ऑफर की तो मना भी नहीं करेंगे। और मीट ईटर्स, ये एक्टिव करप्शन करते हैं। ये लोग लिटरली अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं इलीगल गेन्स के लिए और प्लान्ड करप्ट एक्टिविटीज करते हैं। ये क्नैप कमीशन का डिस्टिंक्शन एग्जाम के लिए एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर है। यू हैव टू नो दिस। सेक्शन 3, कॉजेज ऑफ पुलिस डिविएंस, एक्सप्लोरिंग द रूट फैक्टर्स। आखिर ये करप्शन होता क्यों है? लेट्स एनालाइज। क्यों कोई ऑफिसर करप्ट बनता है? डेविएंस किसी एक सिंगल रीजन से नहीं आती। फर्स्ट है इंडिविजुअल फैक्टर्स, जैसे किसी की अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी होना, जहां उन्हें सबको कंट्रोल करना पसंद है। सेकंड, जॉब रिलेटेड स्ट्रेस और बर्नआउट। देखिए, क्राइम और हॉस्टिलिटी के कांस्टेंट एक्सपोजर से इमोशनल एग्जॉशन हो जाता है। थर्ड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुअल मॉरल डिक्लाइन। छोटी छोटी अनएथिकल चीजें वक्त के साथ डिपार्टमेंट में नॉर्मलाइज हो जाती हैं, रातों रात कोई करप्ट नहीं बनता। फोर्थ इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। अगर लीडरशिप पुअर है या डिपार्टमेंट में कुछ बैड एप्पल्स हैं तो मिसकंडक्ट बढ़ता है। और फाइनली, सिस्टेमिक कॉजेज लाइक सोशल इनइक्वालिटी, जो सीधा हमारे पुलिसिंग पैटर्न्स को इम्पैक्ट करती है। सेक्शन 4, चैलेंजेस इन कंट्रोल, रोड ब्लॉक्स टू अकाउंटेबिलिटी। हमने प्रॉब्लम्स तो समझ ली, पर इन्हें रोकना इतना मुश्किल क्यों है? ये टर्म ध्यान से सुनिए, द ब्लू वॉल ऑफ साइलेंस। क्रिमिनोलॉजी और लॉ एग्जाम्स का एक सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये एक ऐसी डीप रूटेड कल्चर है जहां ऑफिसर्स एक दूसरे के खिलाफ कभी रिपोर्ट नहीं करते। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी गई भाड़ में, उनके लिए आपस की लॉयल्टी और अपने रॉन्ग डूअर कॉलीग्स को बचाना ज्यादा जरूरी हो जाता है। जब तक ये ब्लू वॉल खड़ी है ना, अंदर का करप्शन बाहर लाना लिटरली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। लेकिन सिर्फ ब्लू वॉल ही नहीं है, कुछ और स्ट्रक्चरल रोड ब्लॉक्स भी हैं। पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से पॉलिटिशियंस अक्सर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने से हिचकिचाते हैं। फिर प्रोसिक्यूटर डिपेंडेंस। अब प्रोसिक्यूटर्स और पुलिस तो क्लोज पार्टनर्स है ना, तो प्रोसिक्यूटर्स अपने ही लोगों के खिलाफ केस फाइल करने में डरते हैं। उसके अलावा प्रोटेक्टिव पुलिस यूनियंस होती हैं जो किसी भी इंटरनल रिफॉर्म को स्ट्रांगली अपोज करती हैं। और एंड में ज्यूरी बायस, जनरल पब्लिक भी पुलिस ऑफिसर्स को कन्विक्ट करने से थोड़ा हिचकिचाती है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर अकाउंटेबिलिटी को बहुत चैलेंजिंग बना देते हैं। सेक्शन 5, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मैकेनिज्म्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिफॉर्म्स। अब आते हैं सबसे हाई स्कोरिंग पार्ट पर, द सॉल्यूशंस। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हम सॉल्यूशंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मैकेनिज्म्स में आता है डिपार्टमेंट के अंदर ही एक स्ट्रिक्ट इंटरनल अफेयर्स यूनिट बनाना और कंटिन्यूअस एथिक्स ट्रेनिंग देना। और एक्सटर्नल में आते हैं सिविलियन रिव्यू बोर्ड्स और इंडिपेंडेंट बॉडीज। अब एक ज़रूरी पॉइंट, अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट की बात करें तो 2006 का लैंडमार्क केस प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ज़रूर याद रखना। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें पुलिस रिफॉर्म्स के लिए इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटीज बनाने की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी थी। ये लीगल पॉइंट एग्जाम में मेंशन करना आपके लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। Section 6, Quick Exam Revision Summary, High Yield Revision Points. Let's wrap this up with a bang. ओके गाइस, एनर्जी अप। फटाफट प्योर लेक्चर का एक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। करप्शन क्या है? मिस यूज ऑफ अथॉरिटी फॉर पर्सनल गेन। की टाइप्स क्या थे? मूचिंग, क्विड प्रो क्वो और शेकडाउन। ग्रास ईटर्स और मीट ईटर्स कॉन्सेप्ट किसने दिया? 1972 के क्नैप कमीशन ने। कॉजेज, जॉब बर्नआउट, टॉक्सिक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और ग्रेजुअल मॉरल डिक्लाइन। कंट्रोल्स को कैसे डिवाइड किया था? इंटरनल और एक्सटर्नल। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट का टॉप केस लॉ कौन सा था? प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये सारे हाई यील्ड पॉइंट्स अपने माइंड में बिल्कुल लॉक कर लीजिए। जाते जाते मैं आपको एक बहुत ही प्रोफाउंड एनालिटिकल थॉट के साथ छोड़ रहा हूँ। जब आप किसी को लॉ इन्फोर्स करने की पावर देते हैं तो उसके मिसयूज का रिस्क ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, क्या पुलिस करप्शन कभी कंप्लीटली इरेडिकेट किया जा सकता है, या हम इसको सिर्फ मैनेज ही कर सकते हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर, स्पेशली जब आप अपनी जूरिस्प्रूडेंस या एनालिटिकल आंसर्स फ्रेम कर रहे हों। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। फॉर मोर सच लॉ लेक्चर्स, सब्सक्राइब टू गंगा एजुकेशन। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, पुलिस डिविएंस अंडर द न्यू क्रिमिनल लॉज। Whether you're an LLB student, pursuing your LLM, or preparing for UGC Net Law, ये कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस और recent legal developments के लिए literally
एब्सोल्युटली क्रूशल है। सो ग्रैब योर नोटबुक्स एंड लेट्स डाइव राइट इन। Okay, let's quickly look at our syllabus ready structure. हम इस टॉपिक को exactly वैसे ही break down करेंगे जैसे आपको अपनी 20 mark university answer sheet में लिखना है. We'll logically flow through the definition and context, propounders of reform, BNS substantive laws, BNSS procedural safeguards, judicial precedents, और आखिर में एक बहुत ही crisp quick revision. Section 1. Definition and constitutional context. Let's understand the absolute foundation of this topic. Well, एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम आंसर हमेशा एक क्लियर और सॉलिड डेफिनेशन के साथ स्टार्ट होता है। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली ये कहता है कि जब पुलिस अपनी पावर का अब्यूज करती है ना, चाहे वो कस्टोडियल टॉर्चर हो, इलीगल डिटेंशन हो या फिर फेक एनकाउंटर्स, दैट इज पुलिस डिवियंस। इट्स नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल वायलेंस, स्ट्रक्चरल मैनिपुलेशन भी इसमें आता है, जैसे एविडेंस को फैब्रिकेट करना या करप्शन। एग्जाम में आपको ये डेफिनेशन बिल्कुल प्रिसाइज और टू द पॉइंट रखनी है। Now, what's really interesting here is the constitutional context. Article 21 or 22 हमेशा foundation रहेंगे no matter which new laws come into play. Right to life and personal liberty under Article 21, individuals को custodial violence और fake encounters से बचाता है, while Article 22 protects against arbitrary arrest. जो भी नए criminal acts आए, like BNS and BNSS, उन्हें इन्हीं fundamental rights के strict framework के अंदर operate करना ही पड़ेगा. They are supreme. Moving on to Section 2, Propounders of Reform, the Architects of Modern Safeguards. लॉ में हमें हमेशा ये जानना होता है कि ये रिफॉर्म्स आते कहाँ से हैं। Commissions act as the real propounders here. So the crucial point for your LLM exams is quoting the specific Law Commission of India reports. 152nd रिपोर्ट ने कस्टोडियल क्राइम्स पे स्ट्रिक्ट फोकस डाला और टफर पनिशमेंट्स रेकमेंड की। फिर 177th रिपोर्ट ने ही आपके नए BNSS सेफगार्ड्स का रास्ता बनाया है। एंड फाइनली द 273rd रिपोर्ट ने रेकमेंड किया कि CCTV और टेक्नोलॉजी बेस्ड अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स डेफिनेटली आने चाहिए। Section 3. Substantive penal liability under the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. This brilliantly illustrates कैसे नए BNS ने पुलिस लाइबिलिटी को रिटेन किया है और डायरेक्टली पेनलाइज किया है। You definitely want to note down these specific punishments for your LLB exams. अगर कोई पब्लिक सर्वेंट इंटेंट टू कॉज इंजरी के साथ लॉ डिसोबे करता है तो उसमें इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों हैं। फॉल्स FIR या केस डायरी में फॉल्स रिकॉर्ड बनाने के लिए अप टू 3 years, इलीगल कन्फाइनमेंट के लिए अप टू 7 years और सबसे इंपॉर्टेंट कस्टोडियल टॉर्चर यानी हर्ट फॉर कन्फेशन के लिए स्ट्रेट अप टू 7 to 10 years की सजा है। इट्स क्वाइट स्ट्रिंजेंट। पर जब बात फेक एनकाउंटर्स की आती है, द लॉ इज कंप्लीटली अनफॉरगिविंग। अगर फेक एनकाउंटर प्रूव्ड है तो BNS क्लियर कहता है कि इट्स स्ट्रेट अप कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर। कोई लिनियंसी नहीं मिलती यहाँ। एक स्टेज्ड एनकाउंटर अट्रैक्ट करेगा लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इवन डेथ। और अगर ऑफिसर्स उस एक्शन को कवर अप करने की कोशिश करते हैं तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के हेवी चार्जेस भी लगते हैं। Let's transition to Section 4, Procedural Safeguards under the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023. अरेस्ट का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है वो BNSS में अब बहुत स्ट्रिक्टली डिफाइंड है। फर्स्टली, जहां पॉसिबल हो वहां डायरेक्ट अरेस्ट की जगह नोटिस ऑफ अपीयरेंस दिया जाएगा। सेकेंडली, डिग्निटी इंश्योर करनी है, मीनिंग एब्सोल्युटली नो एक्सेसिव फोर्स ड्यूरिंग द अरेस्ट। थर्डली, अक्यूज्ड को डायरेक्टली और इमीडिएटली ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताए जाएंगे। और सबसे बड़ा वेपन जो इलीगल डिटेंशन को रोकता है, मैंडेटरी प्रोडक्शन बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 hours। इनके अलावा भी वी हैव सम इनक्रेडिबल न्यू सेफगार्ड्स। अक्यूज्ड का मेडिकल एग्जामिनेशन एक डायरेक्ट और पावरफुल सेफगार्ड बन गया है अगेंस्ट कस्टोडियल टॉर्चर। अगर बाई चांस कस्टडी में डेथ होती है तो मैंडेटरी जुडिशियल या मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी ही होगी। और एक क्विक प्रो टिप फॉर यू स्टूडेंट्स, एग्जाम्स में टेक्नोलॉजी यूज वाला पॉइंट जरूर हाईलाइट करना। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग और डिजिटल रिकॉर्ड्स अब इन्वेस्टिगेशन में ट्रांसपेरेंसी को मैसिवली इंक्रीज कर रहे हैं। Section 5. Intersecting legal frameworks. Let's explore corruption and human rights. आपको पता ही होगा, एक आउटस्टैंडिंग UGC नेट आंसर के लिए यू हैव टू शो हाउ दीज लॉज इंटरसेक्ट। BNS एंड BNSS अकेले काम नहीं करते। करप्शन केसेस डायरेक्टली प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से डील होते हैं। सेक्शन 7 ब्राइब टेकिंग को कवर करता है और सेक्शन 13 क्रिमिनल मिसकंडक्ट को, जैसे इंटेंशनली बायस्ड इन्वेस्टिगेशन करना। ऑन द अदर हैंड, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट इंश्योर करता है कि कस्टोडियल टॉर्चर के केसेस सीधा NHRC की जुरिस्डिक्शन में आए। And it mandates 24-hour reporting of custodial deaths along with heavy compensation. Contrast बिल्कुल clear है। Section 6. Landmark judicial precedents, the Supreme Court's powerful interventions.
किसी भी लॉ एग्जाम के लिए ये एब्सोल्युटली एक गोल्डन रूल है। नो आंसर इज कंप्लीट विदाउट लैंडमार्क जजमेंट्स। सुप्रीम कोर्ट ने रिपीटेडली कहा है कि सिर्फ सब्सटैंटिव लॉ लिखना काफ़ी नहीं है। इफेक्टिव कंट्रोल रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट कंप्लायंस। DK बसु का केस अरेस्ट गाइडलाइंस के लिए आपके आंसर का मेन एंकर है, और प्रकाश सिंह, दैट इज द अल्टीमेट केस फॉर इंस्टीट्यूशनल पुलिस रिफॉर्म्स। ये दोनों केसेस आपके टॉप ऑफ माइंड होने चाहिए। इसके अलावा POCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र फेक इनकाउंटर्स की स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए एक एसेंशियल प्रेसिडेंट है। एविडेंस लॉ भी यहाँ डायरेक्टली हेल्प करता है। द एविडेंस एक्ट और अब हमारा नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम मेक्स इट क्रिस्टल क्लियर कि कोअर्जन या टॉर्चर से निकला हुआ कन्फेशन कोर्ट में कंप्लीटली इनएडमिसिबल है, उसकी वैल्यू 0 है। एंड फाइनली द पुलिस एक्ट ऑफ 1861, जिसको उसके कॉलोनियल माइंडसेट के लिए हेवीली क्रिटिसाइज किया जाता है, वी आर सीइंग ऑनगोइंग जुडिशियल रिकग्निशन कि उसमें डीपर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म बहुत जरूरी है। Section 7, Analytical Position. Here is your targeted strategy for LLM exams. See, examiners just facts नहीं चाहते, they want a synthesis. ये concept mapping आपके दिमाग में छप जाना चाहिए. This will fetch you top marks. हर deviance का एक specific legal इलाज है नए system में. Custodial torture, link BNS offenses with BNSS safeguards. Illegal arrest, talk about BNSS procedural limits. Corruption, simply invoke the PC Act. Fake encounters, bring in murder liability plus SC guidelines. और evidence fabrication के केस में direct BNS offenses. It's literally like a giant puzzle fitting together perfectly. Section 8, Quick Revision Summary. Time for an exam-ready recap. Okay, let's do a quick revision summary. एग्जाम से पहले आप इन पॉइंट्स को जरूर नोट कर लेना। Definition is simple: abuse of power like torture or illegal arrest. Constitutionally, Articles 21 and 22 are supreme. Substantive law में BNS penalizes false records, illegal confinement and hurt for confession. Procedural law में BNSS mandates 24-hour production, medical exams and digital recordings. और आपके key pillars हैं DK बसु and प्रकाश सिंह cases. So basically, BNS liability fix करता है, BNSS procedure देता है और Supreme Court दोनों पे नजर रखता है। इस ट्रांजिशन ने अनडाउटेडली एक नया मॉडर्नाइज्ड स्ट्रक्चर दिया है, पर एनफोर्समेंट का प्रैक्टिकल इशू अभी भी बाकी है। सो द क्रूशियल क्वेश्चन इज, डू दीज न्यू लॉज प्रोवाइड इनफ प्रोटेक्शन, या हमें सच में वही डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए जो प्रकाश सिंह केस में सोचे गए थे? सोचिए इस बारे में, अपने एग्जाम में अपना एनालिटिकल कंक्लूजन इसी सवाल के आसपास फ्रेम कीजिएगा। फॉर मोर सच लॉ लेक्चर्स, सब्सक्राइब टू गंगा एजुकेशन। इस सत्र को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह व्याख्यान आपको उपयोगी लगा है तो कृपया लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विधि व्याख्यानों के लिए जुड़े रहें।